नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, डायरेक्टर फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। इस व्याख्यान माला में हमने आदर्शवाद इससे पहले पढ़ा और पहले हमने शिक्षा और शिक्षा दर्शन के बारे में विस्तृत चर्चा करी। शिक्षा क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है और शिक्षा दर्शन के अंतर्गत जो मानवतावाद है, मानवतावाद को देखने के बाद हमने विचार विमर्श किया कि इसमें जितने भी वाद हैं वो वाद कौन कौन से हैं। इस श्रृंखला से पहले, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने आदर्शवाद पर चर्चा करी। आदर्शवाद क्या है और आदर्शवाद के बाद आज हम वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड देयर रिलेवेंस इन एजुकेशन में रियलिज्म, वास्तविकतावाद पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वास्तविकतावाद की जब हम बात करते हैं तो रियलिज्म यानी वास्तव में क्या है या यथार्थवाद क्या है, रियलिटी क्या है। यथार्थवाद एवं शिक्षा, रियलिज्म एंड एजुकेशन। यथार्थवाद का एक यदि मैं सैद्धांतिक या संक्षिप्त में अर्थ आपको बताना चाहूंगी तो यथार्थवादी भौतिक जगत को प्रमुखता से स्वीकार करते हैं। आदिकाल से मनुष्य जिस वस्तु को जिस रूप में देखता आया है उसके अनुसार वही वास्तविक है। इस दर्शन के अंतर्गत वस्तु और जगत को मान्यता देते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं की गई है। आदर्शवाद, यथार्थवाद और आदर्शवाद, साथ साथ में हम इन दोनों के जो अंतर है उसको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आदर्शवाद में हमारे जो पूर्वज हुए हैं, या वैदिक काल की मैं बात करूंगी या प्राचीन काल की बात करूंगी। प्राचीन काल में जो आध्यात्म है, जो नीति है, नियम है, मूल्य है, सिद्धांत है, उन पर आधारित एक जो हमारा दर्शन है उसको हमने आदर्शवाद के अंतर्गत लिया गया है कि वहां आइडियोलॉजी की बात की जाती है। आइडियल क्या है, यानी सत्य बोलना, मूल्यों के आधार पर चलना इत्यादि, इन सब चीजों को। और अंतिम जो लक्ष्य है आदर्शवादियों के अनुसार, शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है वो आध्यात्म को प्राप्त करना है। और आध्यात्म जो है वो स्वयं को पहचानना है, यानी स्वयं के बारे में जानना और स्वयं को पहचानना। इसके विपरीत यदि हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो यथार्थवाद में दो चीजें हैं। देखिए, एक है भौतिक जगत और एक है अभौतिक जगत। अभौतिक जगत की हम जब बात करते हैं तो मूल्यों की बात आ जाती है, और जब भौतिक जगत की बात आती है तो वहां पे वस्तुओं से, चीजों से जगत जुड़ जाता है। तो जो यथार्थवादी है वो भौतिक जगत को प्रमुखता से स्वीकार करते हैं। और आदिकाल से कहा गया है कि मनुष्य जिस वस्तु को जिस रूप में देखता आया है उसके अनुसार वही वास्तविक है। एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं कि कोई भी पात्र है, कोई भी बर्तन है। अब उस बर्तन का आकार यदि हमने टोटीनुमा लिया है तो उसे हम जल पात्र या फिर हम उसे जग, उसका नाम देते हैं, और वो जिस रूप से उसमें देखता आया है वही वास्तविकता है। इस दर्शन के अंतर्गत वस्तु और जगत को मान्यता देते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। किस प्रकार से व्याख्या की गई है? यथार्थवादी कहते हैं कि वैसे तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यथार्थवाद आदर्शवाद के विरोध के स्वरूप अस्तित्व में आया है, लेकिन यहाँ इस चीज को जान लेना भी बहुत ही आवश्यक है कि आदर्शवाद और यथार्थवाद, आइडियलिज्म और रियलिज्म, इन दोनों का जो बेसिक यानी मूलभूत अंतर क्या है। मूलभूत अंतर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर किसी चीज को आदर्शवाद, आइडियल, यानी हमने कल्पना करी सत्य है। अब वो सत्य कैसा है ये कहा जाना बहुत ही मुश्किल है, इसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। मूल्य है, मूल्य हम परिभाषित करते हैं, लेकिन जब मूल्यों की भी चर्चा करते हैं तो एक व्यक्ति के लिए जो मूल्य बिल्कुल सटीक हैं, सत्य हैं, वो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार वो कुछ भिन्न हो। तो मूल्य, तो उसको भी हम उस रूप में, अलग अलग रूप में हम मूल्य को देख सकते हैं। ऐसे ही हम सिद्धांतों को अलग अलग रूप में दे सकते हैं, हम नैतिकता को अलग अलग रूप में देख सकते हैं, हम मानवता को अलग अलग रूप में देख सकते हैं, हम आध्यात्म को अलग अलग रूप में देख सकते हैं, दर्शन को अलग अलग रूप में देख सकते हैं। लेकिन यदि जब हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो यथार्थवाद में
भौतिक जगत को प्रमुखता से माना गया है। अब यहाँ जो मैंने अभी भी आपसे कहा कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यथार्थवाद का जो आविष्कार या अस्तित्व है वो आदर्शवाद के विरोध में आया है। आदर्शवाद जो है वो आदर्शवाद के अंतर्गत अभौतिक जगत है। अभौतिक जगत यानी हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे उद्देश्य, हमारी कल्पनाएं, हमारे वेद पुराण या जो हमारे आदर्श जो सदियों से हमारे सामने चले आ रहे हैं वो है। लेकिन यथार्थवाद में प्राचीन काल हो चाहे वर्तमान काल हो, यहाँ पे भौतिक वस्तुएं, पदार्थ एवं भौतिक संसाधन जिन्हें हम देख सुन और छू सकते हैं वह सत्य, वास्तविक तथा यथार्थ है। यानी यदि किसी ने मान लीजिए कह दिया कि कल्पना कीजिए ये पेड़ है, यथार्थवाद कल्पना पर आधारित नहीं है। यथार्थवाद ने जो प्राचीन काल से पेड़ की जो एक आकृति देखी है उसी आकृति को वो यथा स्वरूप मानता है। चलिए हम और पदार्थों की, हमने वस्तु में बात करी, हम पलंग की बात कर लेते हैं, हम कुर्सी की बात कर लेते हैं, हम बर्तनों की बात कर लेते हैं, हम वस्त्रों की बात कर लेते हैं, हम विभिन्न प्रकार के जो भौतिक, हम संसाधनों की बात कर लेते हैं। यानी यातायात के साधनों का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। जब हम यातायात के साधनों की बात करते हैं तो जो चलने वाली जो है साइकिल थी, घोड़ा गाड़ी थी, उसके बाद में रथ है, या फिर आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी कार है, बस है, स्कूटर है, जो भी आपके ट्रैक्टर हैं, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, जो भी है भौतिक संसाधन है वो भौतिक संसाधन जिन्हें हम देख भी रहे हैं, जिन्हें हम सुन भी रहे हैं और जिन्हें हम छू भी रहे हैं। हमने कहा कि ये यथार्थवाद में यानी जो वास्तव में दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है और जिसे छुआ जा सकता है वो यथार्थवाद है। अब यथार्थवाद की परिभाषा की बात कर लेते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने के अनुसार कहा गया है, यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास और सिद्धांत से है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस परिभाषा को लेकर के आपको एक अंतर यथार्थवाद पे समझाना चाहती हूँ कि यदि आप मुझे लिंग स्वरूप, आप मुझे एक महिला के रूप में देख रहे हैं, एक व्याख्याता के रूप में देख रहे हैं, यही यथार्थ है कि मेरी जो शारीरिक संरचना है वो कैसी है, वो आप मुझे महिला के बचपन से ही महिला और पुरुष का जो लैंगिक आधार पर जो विभिन्नता बताई गई है आप मुझे इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आप ये जो मैंने घड़ी पहन रखी है, ये घड़ी का काम क्या है, ये समय बताती है। यथार्थवाद के अनुसार जो समय बताने वाला यंत्र है उसको हम घड़ी के रूप में स्वीकार करेंगे। यथार्थवादी जो है वो हमारे प्राचीन काल में यदि छाया को देख करके, सूर्य की जो कलाएं हैं उनको देख करके जो समय हम समय का अनुमान लगाते थे, यथार्थवादी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जिसे छुआ जा सकता है, ये घड़ी जो है वो दिखाई दे रही है, ये इसकी जो टिक टिक की आवाज है वो सुनाई दे जा सकती है, ये घड़ी जो है इसे छुआ जा सकता है। तो जो भौतिक संसाधन, कैसे भौतिक संसाधन, जिनका विश्वास और सिद्धांत से है। यथार्थवाद का विश्वास भी है और सिद्धांत भी है। घड़ी का सिद्धांत है कि वो 24 घंटे चलती है और वो समय बताती है और उस समय पर हमें विश्वास है, तो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है यथार्थवाद जैसा वो दिखाई देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यथार्थवाद एवं शिक्षा की। शिक्षा में किस प्रकार से यथार्थवाद जो हमारा है, रियलिज्म है, वो एजुकेशन में किस प्रकार से परिलक्षित होता है, या एजुकेशन के साथ में हम रियलिज्म को कैसे जोड़ के देख सकते हैं, या रियलिज्म को जो मानने वाले यथार्थवादी जो हैं वो शिक्षा के किस स्वरूप को स्वीकार करते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम कह रहे हैं कि यथार्थवाद का अर्थ जो हमने कहा, यथार्थवादी भौतिक जगत को प्रमुखता से स्वीकार करते हैं और आदिकाल से मनुष्य जिस वस्तु को जिस रूप में देखता है उसके अनुसार वही वास्तविक है। इस दर्शन में
वस्तु और जगत को मान्यता दे करके भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। और व्याख्या में जब हम आगे चलते हैं, व्याख्या की जब हम बात करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि यथार्थवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा का आधार मनुष्य की सुख सुविधाओं के संसाधनों पर विचार करना, शिक्षा को ज्ञान के साधन से अधिक शिक्षा के द्वारा मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाना, और इसके साथ साथ यहाँ पर शिक्षा के द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक ज्ञान की उपयोगिता को की यथार्थता कितनी है। यानी जो भी हमने सिद्धांत शिक्षा में, जिन सिद्धांतों की, जिन जिन नियमों की, जिन जिन परिकल्पनाओं की, या मैं ये कहूंगी कि जो एक नियम है, सिद्धांत है, परिकल्पना है, जितनी भी चीजें हैं, उनको जो हम सिद्धांतिक रूप में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनकी यथार्थ में कितनी उपयोगिता है मनुष्य के जीवन में, ये जब हम जोड़ करके देखते हैं, तब वो वास्तव में यथार्थवादियों के अनुसार वो शिक्षा है। यथार्थवादी शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानते हैं। यथार्थवादियों का, रियलिज्म के जो फॉलोवर्स हैं, वो कहते हैं कि यथार्थवाद जो है वो शिक्षा के विकास की प्रक्रिया है। कैसे विकास की प्रक्रिया है? उनके अनुसार ज्ञान की उपयोगिता केवल ज्ञान और मुक्ति के लिए नहीं। ये बात यहां क्यों कही गई? क्योंकि हमने कहा है, आदर्शवाद में हमने स्वीकार किया है कि ज्ञान की उपयोगिता स्वयं को जानना और स्वयं को जान के इस सांसारिक चक्र से मुक्त होना है, आध्यात्मिकता है। लेकिन यथार्थवाद में कहा गया है कि ज्ञान की उपयोगिता केवल ज्ञान और मुक्ति के लिए नहीं है, अपितु ज्ञान के द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होना चाहिए। केवल आदर्शों के आधार पर जीवन यापन नहीं किया जा सकता है। यथार्थवादी सार्थक और उपयोगी शिक्षा के पक्षधर हैं। किस प्रकार से? देखिए, इसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आदर्शों के आधार पर जीवन यापन नहीं किया जा सकता। आदर्श यानी आदर्श है, आप परहित में सोचेंगे, आप संसार को अपना परिवार समझेंगे, आप सर्वधर्म संभाव को मानेंगे, आप धर्म के अनुयायी बनेंगे, आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, आप जो नीति नियम सिद्धांत लिखे हुए हैं उनके आधार पर चलेंगे, और जो जीवन के जितने भी वैदिक काल में या जो हमारे वेदों में, ऋग्वेदों में, पुराणों में इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांत के अनुसार चला यदि जाता है तो वो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है। लेकिन जीवन यापन जो है केवल आदर्शों पर नहीं कहा गया है। गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बिल्कुल सही कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए कर्तव्य के प्रति। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये जो सोच है, वो आइडियलिज्म के अनुसार 100% सही है, 100% ये बिल्कुल सही है। लेकिन यथार्थवादी कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्म कैसा होना चाहिए? जिस कर्म के करने से हमें हमारे भौतिक संसाधन और भौतिक जो जीवन की भौतिक जो संसाधन या भौतिक उपयोग के जो संसाधन मनुष्य के एक सरल और आसानी से चलने वाले जीवन यापन के लिए जिन वस्तुओं की, जिन पदार्थों की, जिन संसाधनों की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके। यथार्थवादी सार्थक और उपयोगी शिक्षा के पक्षधर है। केवल नीति परक जो कहानियां, कथाएं, कविताएं हैं, उनको पढ़ा करके जीवन यापन नहीं हो सकता। उनको पढ़ करके जीवन यापन नहीं हो सकता। यथार्थवाद के अनुसार यदि मूल्य की, चरित्र की, या फिर आप सिद्धांतों की, वेदों की, पुराणों की शिक्षा दे करके मनुष्य को यदि स्वयं को पहचानने के लिए भी आप तैयार कर रहे हैं, तब भी
उन्हें इस प्रकार की शिक्षा भी दी जानी है जो सिद्धांतिक रूप में उसने पढ़ा वो यथार्थ में, रियल में वो चीजें होती हो, और जो कर्म किया उस कर्म का फल जो है वो मिले। फल से यहां मेरा अभिप्राय है कि उसकी आजीविका चलती रहे। शिक्षा ऐसी जहां किसी कौशल का विकास हो जाए और उस कौशल के आधार पर व्यवसाय में प्रवेश करके व्यक्ति अपना आसानी से जीवन यापन कर सके। तो यथार्थवादियों के अनुसार जो शिक्षा है वो सार्थक और उपयोगी होनी चाहिए। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का स्वरूप है वो सार्थक नहीं है और उपयोगी नहीं है, लेकिन आज हम आदर्शवाद और यथार्थवाद, आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों पर विचार हम 21वीं सदी में कर रहे हैं। हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हम तकनीकी के युग में ये सब बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर भरण पोषण के लिए आपको कोई ना कोई व्यवसाय करना होगा, और व्यवसाय जो करना होगा उसके लिए आपको कुशलता प्राप्त करनी होगी, और कुशलता या परफेक्शन जिसे हम कहते हैं, या प्रशिक्षण और ट्रेनिंग जो है वो शिक्षा के माध्यम से दी जानी चाहिए। तो ये यथार्थवादियों का मानना है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आगे बढ़ती है, कौन कौन से उद्देश्य हैं। यथार्थवाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यथार्थवाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण 2 और 2 4 हैं, तो कैसे और क्यों और किस लिए। 2 रंगों का यदि हमने सामंजस्य करा दिया, 2 रंगों को यदि हमने मिला दिया तो तीसरा रंग कौन सा आएगा, पानी की प्रकृति क्या है, हमारी जो बाकी चीजें हैं उनकी, हमारे पेड़ पौधों की, हवा की, जो हमारे पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूत जो हैं उनको हम केवल पंच महाभूत, केवल हम वेदों के अनुसार पढ़ करके ही पंच महाभूत की बात नहीं करें। हम हमारा जो पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, जो हम पंच महाभूतों की बात करते हैं, ये पंच महाभूतों से मिलकर के हमारा शरीर बना है, ऐसा वैदिक काल से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है और समझा जाता है। लेकिन ये पंच महाभूत किस प्रकार से हमारे जीवन में हम इनको कैसे डिफाइन कर पाएंगे, हम इनको कैसे समझ और समझा पाएंगे, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या फिर किसी भी वस्तु का उपयोग करने से जो उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, जो उसकी मेरिट और डिमेरिट, जो उसके लाभ और हानि होते हैं, उन लाभ और हानि का कारण क्या है, किस प्रकार से कारण, क्या कारण है हमारा। देखिए जैसे साइंस है, एक विज्ञान है, और विज्ञान के अनुसार जब हम भोजन की बात करते हैं तो विज्ञान में कहा गया है कि जो प्रातःकाल का भोजन जिसे हम ब्रेकफास्ट या नाश्ता कहते हैं, वो हमारा बहुत ही हैवी, रिच होना चाहिए, यानी वो हम भर पेट करें और उसमें सारे हमारे जितने भी हमारी जो मिनरल्स हैं, जो हमारी प्रोटीन है, सारी चीजें उसमें समाहित होनी चाहिए। फिर आया है दोपहर के बाद का। दोपहर के बाद के जब हम भोजन की बात करते हैं तो वो हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा हमें खाने की आवश्यकता नहीं है। और रात्रि के भोजन के लिए ये कहा गया है कि जब रात्रि का भोजन हम करें तो उस रात्रि के भोजन को कम से कम करना चाहिए, और वो कहा तो वेदों पुराणों में तो ये कहा गया है कि सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, लेकिन सूर्यास्त से पहले भी नहीं, तब भी कम से कम 8 बजे के करीब भोजन रात्रि में कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए 8 बजे, किस लिए कर लेना चाहिए, 10 बजे क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे भी विज्ञान जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे भोजन के और हमारे शयन के जो मध्य की जो अवधि है वो कम से कम 2-3 घंटे की होनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर, हमारी पाचन शक्ति से वो हमारा जो भोजन है वो पच जाए। ना कि हमने भोजन किया, अगर हम 11 बजे भोजन करेंगे, 10 बजे भोजन करेंगे, तुरंत हम बिस्तर में चले जाएंगे, तो वो हमारा जो भोजन है वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा।
तो इस प्रकार से जो यथार्थवाद है उसमें शिक्षा के जो उद्देश्यों को जब निर्धारित किया, तो शिक्षा को उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अभिवृत्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके साथ साथ ज्ञान का जो संबंध है वो जीवन के मूल्यों के लिए होना चाहिए। ज्ञान की उपयोगिता होना आवश्यक है। शिक्षा को केवल मस्तिष्क के विकास हेतु यथार्थवादी स्वीकार नहीं करते। बहुत बड़ी बात यथार्थवादियों ने अपने ये शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल की है। उनका मानना है कि ज्ञान का संबंध जीवन मूल्यों से होना चाहिए। केवल उसकी ज्ञान की उपयोगिता जो है वो आवश्यक है, लेकिन केवल उसको संकीर्ण रूप में नहीं देखा जा सकता कि ज्ञान जो है वो शिक्षा के माध्यम से केवल हमारे मस्तिष्क से मेरा यहाँ अभिप्राय है हमारी बुद्धि लब्धि का विकास हो, ऐसा यथार्थवादी स्वीकार नहीं करते हैं। यानी ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क हमारी बुद्धि लब्धि का तो विकास करे ही करे, साथ ही साथ हमारे जीवन मूल्य है उनके लिए भी उपयोगी होने चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जीवन मूल्य कौन से होते हैं और किस प्रकार से उसमें वो उपयोगी होंगे। देखिए, हमारे जीवन के मूल्य होते हैं, यानी हमें सामंजस्य। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो ज्ञान सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद ज्ञान कैसा होना चाहिए? सामंजस्य के साथ साथ समायोजन की प्रवृत्ति को विकसित करता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो मानवता को विकसित करता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो सर्वधर्म संभाव को विकसित करता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो कर्तव्य परायणों के प्रति हमें सचेत करता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो हमें निष्ठा के प्रति जागृत करता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए? जो हमें आध्यात्म की ओर लेके जाता है। तो जो ज्ञान है उसकी उपयोगिता जीवन मूल्यों के साथ भी होनी चाहिए। विद्यार्थियों का संबंध मानव समाज एवं प्रकृति से होता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य समाज का पूर्ण ज्ञान और बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यथार्थवाद की शिक्षा परिस्थितियों के साथ सामंजस्य, प्रगति, उन्नति एवं विकास की अवधारणा पर आधारित है। विद्यार्थी जो है, जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, जो सीख रहा है, उसका संबंध मानव समाज और प्रकृति दोनों से होता है। अब इसमें क्या होता है? मानव समाज यानी हमारा जो समाज है, और प्रकृति जो हमें प्रकृति पद जितने भी अभूत या जो भी वनस्पति और पदार्थ हमें मिले हैं उनके साथ। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य समाज को पूर्ण ज्ञान और बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल उसका बौद्धिक विकास ही नहीं होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यथार्थवाद की शिक्षा परिस्थितियों के साथ सामंजस्य, यानी जो भी परिस्थितियां, समय काल और अवधि के अनुसार जो भी परिस्थितियां, उनके साथ सामंजस्य। समय काल और परिस्थिति के साथ प्रगति। किसकी प्रगति? स्वयं व्यक्ति की प्रगति, समाज की प्रगति और राष्ट्र की प्रगति। उसके बाद में उन्नति, व्यक्ति की उन्नति, समाज की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, और उसके बाद में विकास की अवधारणा पर आधारित है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ये अभी की चर्चा और विचार विमर्श का सत्र था, इसमें यथार्थवाद जो है हमने संक्षिप्त में समझा कि आदर्शवाद और यथार्थवाद में आधारभूत अंतर क्या है, और आधारभूत अंतर के बाद में यथार्थवाद का अर्थ क्या है, यथार्थवाद की परिभाषा क्या है, और यथार्थवाद और शिक्षा में क्या संबंध है, एवं यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसकी परिकल्पना उन्होंने किस प्रकार से की है। इसके बाद का जो हमारा सत्र होगा या इसके बाद की जो हमारी विचार विमर्श और चर्चा होगी, उसमें हम यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य कौन कौन है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।